सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है सांप से सामना। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें पहले कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर निम्नलिखित मुहावरों के सामने उनसे संबंधित चित्र संख्या लिखिए। तो हमें यहाँ पे बच्चों जो भी चित्र दिए गए हैं वो इन मुहावरों के आधार पर दिए गए हैं। तो अब जिस मुहावरे का चित्र नंबर जो है वो हमें उसके सामने लिखना है। तो सबसे पहला मुहावरा है सांप को दूध पिलाना। तो हम देख सकते हैं कि चित्र नंबर 2 में सांप को ये जो लड़का है वो दूध पिला रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चित्र 2। अब अगला है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 3 में सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चित्र 3। अगला है आस्तीन का सांप। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 1 में हमें आस्तीन का सांप देखने को मिल रहा है। हम यहाँ लिखेंगे चित्र 1। अब अगला है कलेजे पर सांप लौटना। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 4 में इस व्यक्ति के कलेजे पे सांप जो है वो लोटा हुआ है, यानी कि बैठा हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चित्र 4। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन चित्रों को देखकर इन मुहावरों के आधार पर चित्रों के नंबर लिखने हैं। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे भयंकर, अक्ल, आक्रमण, संभावना और राइफल। तो हम देख सकते हैं कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि दो बालक हैं जो एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का अंत या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। बहुत सर्दी पड़ रही थी। भाई साहब ने मुझे बुलाकर कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर के डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे कि शाम की डाक से निकल जाए। तो हम देख सकते हैं कि 1908 की बात है कि दिसंबर का अंत का महीना चल रहा था और जनवरी का प्रारंभ का महीना था। इनमें से ही कुछ एक महीना चल रहा था। तो उस समय क्या होता है? बहुत ही सर्दी होती है। तो भाई साहब ने क्या कहा बुलाकर कि ये जो पत्र है ये जाओ, ले जाओ और मक्खनपुर के डाकखाने में से डाल दो और जल्दी पहुंचना। यानी कि जल्दी इसलिए पहुंचना ताकि जब शाम को डाकखाना मतलब डाक खाने के लिए पत्रों को ले जाएं तो वो पत्र भी चला जाए। मैं और छोटा भाई अपना अपना डंडा लेकर चल दिए। कुर्ते में जेब ना थी, इसलिए पत्रों को मैंने टोपी में ही रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते हुए गांव के बाहर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक बहुत भयंकर काला सांप रहता था। मैंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारते हुए ढेला कुएं में गिराया। टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गई। मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी। तो हम क्या देखते हैं कि एक लड़का है और उसका जो छोटा भाई है वो डंडा लेकर निकल पड़े चिट्ठी डालने के लिए। और लेकिन जो उन्होंने कुर्ता पहना था उसमें क्या था? उसमें जेब नहीं थी। तो उन्होंने पत्रों को जो है वो टोपी में ही डाल लिया। फिर उछलते कूदते वो दोनों जा रहे थे। वैसे ही क्या हुआ कि जब वो कुएं के पास आ गए, जिसमें एक बहुत ही भयंकर सा काला सांप रहता था। फिर जैसे ही उन्होंने कुएं के किनारे से ढेला उठाया और हाथ से टोपी उतारते हुए ढेला कुएं में गिराया, तो टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां जो है वो कुएं के अंदर गिर गई। तो जैसे ही चिट्ठियां गिरी तो जो बालक है उसके बिजली गिर गई, यानी कि वो बहुत ही डर गया। तो हम देख सकते हैं जो ये चिट्ठियां हैं वो नीचे गिर गई हैं।
अब घर जाकर रुई की तरह धुनाई होगी। यह सोचकर शरीर ही नहीं, मन भी कांप जाता था। मैंने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। मुझे विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। फिर अब जो बालक है वो घर जाने के लिए डर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अब वो घर जाएगा तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी, कैसे रुई की तरह धुनाई होगी। तो इसलिए वो घर जाने के लिए बहुत ही डर रहा था। तो उसने क्या फैसला किया कि मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और डंडे से पहले सांप को मारूंगा और फिर चिट्ठियां निकाल लूंगा। छोटा भाई रोने लगा और उसके रोने का अर्थ था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी हुई थी। हमारे पास कुल 5 धोतियां थी। हमने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर देख लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को कुएं के ऊपर रखी मोटी लकड़ी के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो उस बालक का छोटा भाई है वो बहुत ही ज्यादा रोने लगा। तो उसके रोने का मतलब उस बालक को समझ आया कि अब उसकी मौत जो है वो निश्चित है, जो उसकी मौत है वो नीचे उसका इंतजार कर रही है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया कि उसके पास जो 5 धोतियां थी उसने उन धोतियों को आपस में बांट लिया और फिर चेक कर लिया, देख लिया कि कोई गांठ तो नहीं खुल रही। तो जैसे ही उसने जब वो चेक किया, देखा और एक सिरे पर उसने डंडे को बांध दिया। फिर कुएं में उसे डाल दिया उस डंडे को, ताकि वो सांप को भगा सके, सांप को मार सके। मैं धोती के सहारे कुएं में उतरने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। अब उसने क्या किया कि अब वो धोती के सहारे कुएं में जाने लगा, यानी कि कुएं के अंदर जाने लगा, क्योंकि उसने धोतियां जो है वो आपस में बांध दी थी। तो ये देखकर जो उसका छोटा भाई है वो और रोने लगा, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को भरोसा दिलाया कि वो पहुंचते ही सांप को मार देगा। इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि अब सांप मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले उस बालक ने बहुत सारे सांप मारे हुए थे। तो इसलिए उसको उसका डर नहीं था कि उसे सांप को मारना है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जब कुएं में पहुंचा, तो उसने जब देखा तो उसका जो दिमाग है वो घूम गया, अकल उसकी चकरा गई, क्योंकि जो सांप है वो फन फैलाए उसका इंतजार कर रहा था और हाथ को ऐसे उठाए हुए था। पूंछ और उसके पूंछ के पास का जो भाग है वो धरती पर था और आगे का जो आधा भाग है वो ऊपर उठा हुआ था और उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, जो मेरे उतरने की गति से इधर उधर हिलता था। शायद उसी के कारण मुझे उतरते देख सांप घातक चोट करने को तैयार बैठा था। धोती लकड़ी में बंधी होने के कारण कुएं के बीच में लटक रही थी और मुझे भी कुएं के बीच में उतरना था। मैं सांप से 1.5 फुट की दूरी पर ही उतर सकता था और इतनी दूरी पर पैर रखते ही सांप चोट करता। पर उतरना तो था ही। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। तो हम देख सकते हैं कि अब जो वो है बालक है वो कुएं के बीचों बीच लटका हुआ है और जब तक वो नीचे नहीं उतरेगा वो सांप को नहीं मार सकता। और वो लटक लटक कर बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। और सांप को कैसे पता चला? उसने जब डंडा आते हुए देखा तो वो समझ गया था कि कोई नीचे आ रहा है, तो तभी से वो उसका इंतजार कर रहा था। मैं धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यो ज्यो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की दीवार में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं में उतरने का ढंग मालूम हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि
अब जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था वैसे वैसे उसे डर लग रहा था। तो उसे एक सूझ, यानी कि उसने एक दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि अपने पैर से कुछ मिट्टियां कुएं के अंदर डाली, जिससे क्या हुआ कि जैसे ही मिट्टी गिरी तो सांप ने उसे पकड़ लिया, उस पर फूंक करके उस पर हमला कर दिया। फिर वो समझ गया था कि अब जो उसकी दूरी है सांप से वो बहुत ही कम बची है। मेरी आंखें सांप के फन की ओर लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा से कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। लाठी और डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वह घुमाए जा सके। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था तो उसकी जो नजरें हैं वो सांप के ऊपर ही थी कि सांप क्या कर रहा है। तो बस वो यही देख रहा था कि सांप उसके ऊपर कब आक्रमण करता है, लेकिन जो सांप है वो ये वेट कर रहा था, इसका इंतजार कर रहा था कि कब वो बालक उस पर आक्रमण करेगा। अब जिस आशा से, जिस उम्मीद से वो कुएं में घुसा था सांप को मारने के लिए, फिर जैसे उसने देखा कि वहां पे तो जो जगह है वो बहुत ही कम है, और लाठी घुमाने के लिए तो थोड़ी जगह चाहिए जिससे वो सांप को मार सके, लेकिन वहां पे जो थी जगह बहुत ही कम थी। तो हम देख सकते हैं इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि जो इसकी चिट्ठियां हैं वो सांप के सामने ही गिरी हुई है। अब चिट्ठियां लेने के लिए उसे सांप को तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन इस जगह की जो जगह है वो बहुत ही कम है, उसको लाठी घुमाने में दिक्कत होगी। वहां डंडा चलाने के लिए स्थान न था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर यदि फन या उसके पास का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां सांप के पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। तो हम क्या देखते हैं कि अब उसके पास डंडा चलाने के लिए स्थान तो था नहीं, सांप है वो डंडे से ही मरेगा, यानी कि डंडे से ही उसे दबाया जा सकता था। अब अगर उसका जो फन है उसे अगर हम ना दबाएं तो वो क्या करेगा, पलटकर फिर से वार करेगा, यानी कि उसके मुंह को दबाना जरूरी था ताकि वो पलटकर वार ना कर सके। अब सांप क्या है, वो काटता है, तो उसके पहले हमें मुंह को दबाना पड़ेगा, तभी वो हम पे हमला नहीं कर पाएगा। अब जो दो चिट्ठियां हैं वो सांप के पास पड़ी हुई थी और जो एक चिट्ठी है वो उस बालक के पास पड़ी हुई थी, और दोनों अपने पैतरों पर डटे हुए थे, यानी कि सांप इंतजार कर रहा था कि वो कब वार करेगा और बालक इंतजार कर रहा था कि सांप कब वार करेगा, यानी कि जब वो उस पर वार करता तो वो उसका मुंह पर डंडा घुसा देता या फिर कुछ भी उपाय कर देता, लेकिन जो सांप है वो उस पर हमला ही नहीं कर रहा था। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे कुचलकर मार देता, पर वह तो अपना विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। तो अब उसने क्या उपाय लगाया कि अब अगर जब तक सांप उस पर वार नहीं करेगा तो उसने मन बना लिया था कि वो भी उस पर वार नहीं करेगा। वैसे वो सांप को मारने ही आया था, लेकिन जब उसने देखा कि सांप कुछ नहीं कर रहा है, सांप उसको परेशान नहीं कर रहा है, काटने नहीं आ रहा है, तो उसने भी फिर क्या फैसला किया कि अब ये सोचना है कि चिट्ठियों को कैसे वहां से हटाया जाए। तो डंडे के सहारे से चिट्ठियों को सरकाया जा सकता था। ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ और हाथों से डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। उछल कर तो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिरे पर 3-4 जगह पीप सा लगा था। वह विष था। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। तो हम देख सकते हैं कि अब जैसे जैसे वो चिट्ठी को सरका रहा था, यानी कि डंडा बढ़ा रहा था चिट्ठी सरकाने के लिए, चिट्ठी को अपनी तरफ करने के लिए, तो क्या किया, सांप ने वार कर दिया। फिर जैसे उसने वार किया तो जो लड़का है वो उछल पड़ा। फिर जब उसने डंडे की तरफ देखा कि उस पे 3-4 छींटे पड़े हुए थे, किसके, उस सांप के जहर के। और जो सांप है वो लगातार क्या कर रहा था, 3-4 चोटे डंडे पर
मार रहा था। मैंने फिर उसी प्रकार चिट्ठियों को उठाने की कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से लिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक अथवा भय से अपनी ओर खींच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो मैं उछलकर सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब बचने के हजारों ढंग निकल आते हैं। वह ईश्वर की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे तैसे उसने डंडे के सहारे से चिट्ठियों को अपनी तरफ खींच लिया। सांप ने उस पर वार भी किया, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारी जान की बात है, हमें जीवित रहना है, तो हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ ही लेते हैं। तो उसने उपाय ढूंढ लिया। फिर वो तो अच्छा है कि जो डंडा जहाँ पर सांप लिपटा हुआ था वो उसने उल्टा कर दिया। तो उसने चिट्ठियां ली और चिट्ठियों को धोती से बांध दिया और उसके छोटे भाई ने चिट्ठियां जो है वो ऊपर की ओर खींच ली। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी कठिनाई पड़ी। सांप उस पर धरना देकर बैठा था। मैं हाथ आगे बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। कुएं के धरातल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता, उसके दांत मेरे पैर में गड़ गए होते। तो हम क्या देखते हैं कि अब जैसे तैसे उसने चिट्ठियों को तो ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन अब उसे डंडा लेना था और डंडे में सांप लिपटा हुआ था। तो उसने क्या किया कि थोड़ी बहुत मिट्टी उठाई और दूसरी ओर फेंक दिया। फिर जैसे जहां पे उसने मिट्टी फेंकी तो सांप ने उस पर हमला किया, उस मिट्टी पर हमला किया। फिर उसने जल्दी से डंडा उठा लिया। वो तो अच्छा है कि उसके पास डंडा था। अगर उसके पास डंडा नहीं होता तो सांप उसके पैर को काट लेता, यानी कि वो डंडे से ही सांप को दूर कर रहा था। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर भुजाओं के बल में ऊपर आया। ऊपर आकर थोड़ी देर बेहाल होकर पड़ा रहा। फिर अपने कपड़े पहनकर हम दोनों भाई आगे बढ़े। अब वो सांप से तो उसने जैसे तैसे खुद को बचा लिया था। अब उसके लिए ऊपर चढ़ना कठिन बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कितने साल का था? 11 वर्ष का बालक था। उसने कितने 36 फुट कुएं में वापस से वो चढ़ा, लेकिन उसकी जो छाती है फूल गई थी, बहुत ही वो थक गया था। फिर जैसे ही वो ऊपर आया, थोड़ी देर वो लेट गया और फिर अपने कपड़े बदलकर वो दोनों भाई वहां से चल दिए। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो अंत में हमें यही बताया गया है कि कितने अच्छे थे वो दिन जिस टाइम पे राइफल यानी कि बंदूक नहीं होती थी। उस समय क्या होता था? डंडा होता था, उसने डंडे से अपने आप को बचाया। अब अगर उस टाइम पे राइफल होती तो सीधा बंदूक मार के सांप को मार देते, लेकिन इससे क्या हुआ कि डंडा भी बच गया और सांप भी जीवित रहा, यानी कि सांप को भी नहीं मारा गया। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।